आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर गहरा दुख जताया। रेवंत रेड्डी, जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर हैं, उन्होंने अजित पवार के दुखद निधन पर गहरा दुख और शोक जताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि अजित पवार का अचानक निधन सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है और उन्होंने उनके परिवार, महाराष्ट्र सरकार और राज्य के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस दुखद की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को हिम्मत देने के लिए प्रार्थना की। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर दुख जताया। सीएम नायडू ने पोस्ट किया कि आज सुबह प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन से मैं हैरान और बहुत दुखी हूँ। मैं उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। भुवनगिरी से तेलंगाना के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने आज केंद्र सरकार से संसद के बजट सत्र के दौरान राज्य को प्राथमिकता देने और न्याय देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सच्चे फेडरल सिस्टम में सभी राज्यों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए और चिंता जताई कि केंद्र डबल इंजन सरकार की बात करते हुए उन राज्यों को ज्यादा फंड दे रहा है जहां उसकी सरकार है या जहां चुनाव होने वाले हैं, जबकि दूसरे राज्यों की उपेक्षा कर रहा है। सांसद ने कहा कि तेलंगाना को केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, यह देखते हुए कि यह देश के सबसे नए राज्यों में से एक है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समय किए गए लंबे समय से पेंडिंग वादों को पूरा किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी और उम्मीद है कि वह 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की थी कि बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसका पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और संसद 9 मार्च को फिर से बैठेगी। बजट 2026 में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रा और किफायती आवास में ज्यादा ग्रोथ जैसे सेक्टरों पर ज्यादा जोर दिए जाने की उम्मीद है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने आज भारत यूं मुक्त व्यापार समझौते को प्रधानमंत्री मोदी की एक और सफलता की कहानी बताते हुए कहा कि यदि इसे ठीक से लागू किया जाता है तो भारतीय व्यापार को बहुत लाभ होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सभी समझौतों की जननी है। यदि समझौते को ठीक से लागू किया जाता है तो भारतीय व्यापार को बहुत लाभ होगा। ऐसे मुक्त व्यापार समझौते भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की एक और सफलता की कहानी है। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डकोस्टा ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान समझौते का अनावरण किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूएई सहयोग एक अशांत वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। 4 दिनों का यह इवेंट, जो एशिया का सबसे बड़ा 2 सालाना सिविल एविएशन इवेंट है, 31 जनवरी तक चलेगा। एक प्रेस रिलीज के अनुसार इंडियन एविएशन भविष्य का रास्ता बनाना, डिजाइन से लेकर डिप्लोमेट तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, समावेशित से लेकर इनोवेशन तक और सुरक्षा से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक की थीम पर आधारित विंग इंडिया 2026 भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को हाईलाइट करेगा। यह इवेंट देश के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इनोवेशन और सस्टेनेबल एविएशन सॉल्यूशंस के हब के तौर पर उभरने के विजन को दिखाएगा। विंग्स इंडिया 2026 में बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन, स्टैटिक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले, फ्लाइंग और एरोबेटिक शो, एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सीईओ राउंड टेबल, B2B और B2G मीटिंग्स, एक एविएशन जॉब फेयर, एक अवार्ड सेरेमनी और कल्चरल प्रोग्राम होंगे। दुनिया भर से डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स के आने की उम्मीद है, जिससे यह इवेंट एक प्रमुख ग्लोबल एविएशन फोरम के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करेगा। जनसेना पार्टी ने आज रेलवे कोडूर विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक अरावा श्रीधर के खिलाफ एक महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। अरावा श्रीधर को 7 दिनों के भीतर समिति के समक्ष पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। समिति आरोपों से जुड़े तथ्य और परिस्थितियों की जाँच करेगी और पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट की जाँच और अंतिम निर्णय होने तक यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अरावा श्रीधर को पार्टी के सभी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।
इसी बीच पुलिस ने आज बताया कि विधायक राव श्रीधर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि एक महिला सरकारी कर्मचारी ने विधायक पर लगभग 1.5 साल तक लगातार उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे। यह बहुत दुखद घटना है। अजित पवार की असमय मौत हो गई, लेकिन मेहनती इंसान के चले जाने से हम सब सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। ये बड़ी दुखद घटना है और अजित पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी हैं। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए ममता ने? देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न अब क्या है, मोरर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, वी विल आल्सो डिमांड। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। केरल की पथनमथिट्टा जिला अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस के निष्कासित विधायक राहुल को जमानत दे दी है। अदालत ने तीसरे रेप केस के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी के 18वें दिन जमानत दी। इससे पहले 17 जनवरी को केरल के तिरुवल्ला में जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामकोटितल को पहले उनके खिलाफ दर्ज पहली 2 शिकायतों में अदालतों से राहत मिल गई थी, लेकिन तीसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया था। अभियोजक पक्ष के अनुसार तीसरा मामला इस आरोप पर आधारित है कि विधायक ने शादी का वादा करके एक महिला को कथित तौर पर होटल में बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न किया। पलक्कड़ के विधायक के खिलाफ इस तीसरी यौन उत्पीड़न की शिकायत में शारीरिक हमला, वित्तीय शोषण और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इससे पहले सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी एमजी देवी के अनुरोध पर पीड़िता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखने के लिए जमानत की सुनवाई कैमरे के सामने की गई थी। मजिस्ट्रेट ने बंद कोर्ट रूम में सुनवाई करने के बारे में बचाव पक्ष के वकील शस्थमंगलम अजित कुमार से राय मांगी, जिसके बाद अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। मामले से जुड़े सभी लोगों को कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए कहा गया और अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने से पहले लंबी बहस सुनी गई। डीएमके ने घोषणा की है कि उसका राज्य विधानसभा चुनाव अभियान आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 2026 को शुरू होगा। पार्टी के महासचिव दुराई मुरुगन ने यह बात कही है। यह फैसला पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई जिला सचिवों की बैठक में लिया गया है। तमिलनाडु झुकेगा नहीं, इस अभियान के नारे के तहत डीएमके पूरे फरवरी महीने में सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को तेज करने की योजना बना रही है। स्टालिन द्वारा चुने गए 20 स्टार प्रचारक राज्य का दौरा करेंगे, हर निर्वाचन क्षेत्र में बैठकें और जनसभाएं करेंगे ताकि पार्टी की उपलब्धियों को उजागर किया जा सके और जनता की उम्मीदों और चिंताओं पर चर्चा की जा सके। हर निर्वाचन क्षेत्र में अभियान में आम बैठकों के साथ साथ प्रमुख स्थानीय हस्तियों, युवाओं, छात्रों, स्वयंसेवकों, ट्रेड यूनियनों, उद्यमियों और शिक्षकों के साथ बातचीत भी शामिल होगी। इसका खास मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में डीएमके
प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद स्टालिन को सौंप दी जाए। अजित पवार के प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी के शक पर बीजेपी नेता तमिलसाई ने कहा कि हम श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि यह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश और एनडीए के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और क्रैश से जुड़े कई कारणों पर चर्चा हो रही है, जिसमें मौसम की स्थिति, विजिबिलिटी और खुद एयरक्राफ्ट शामिल है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग दुख में हैं। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बारामती में क्रैश लैंडिंग की घटना पर कहा कि सुबह से ही जब से यह घटना हुई है तब से डीजीसीए और एएआईबी को अलर्ट किया गया है और उनके अधिकारियों को यहां मौके पर भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही यहां की पुलिस को भी बता दिया गया है कि वे मौके की फेंसिंग करे ताकि जांच के लिए जिस तरह की परिस्थितियां चाहिए वो बन सके। एक्सीडेंट हुआ है तब से डीजीसीए को और एआईबी को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है और जैसे ही वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति है। दादा सबके इतने नेता थे कि उनके मौत जो दुर्घटना में मौत हो गई बहुत दुख की बात है और अभी भी इस विषय को डाइजेस्ट करना कि वो नहीं रहे ये मानने के लिए मतलब बिल्कुल ना तो हम तैयार है ना कोई भी अभी विश्वास कर सकता है कि इतना शॉकिंग न्यूज़ रहा है। और ये शॉकिंग इसलिए है कि किस तरह के नेता भी थे वो सारे आम आदमियों से, गरीब लोगों से इतने मजबूती से वो जुड़े हुए थे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जो दिल में था वो स्वयं वो बताते थे और काफ़ी युवा नेताओं को भी एनकरेज करते थे। ये स्वयं मैंने अपना देखा है, मेरे साथ जो अनुभव उनके साथ जो अनुभव मेरा रहा है तो मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस की तरह है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है ये सबके लिए लॉस है, गरीबों के लिए और खासकर आम आदमी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी लॉस है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कहा कि अजित पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र को धक्का लगा है। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे, वे हमेशा लोगों से मिलकर उनके दुख सुनते थे। वे 50 साल सक्रिय राजनीति में रहे, फाइनेंस पर उनकी पकड़ थी। यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। अजीत पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र को धक्का पड़ा है। हमारे पारिवारिक संबंध थे पूरे परिवार से, पवार परिवार से, हमारे पड़ोसी हैं और हम हमेशा देखते थे कि सुबह सुबह उठ के वो हमेशा लोगों से मिलते थे, उनकी दुख सुनते थे, उनको एग्जीक्यूट करना एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ भी कोई आपत्ति हो। और आप देखिए उनके राजनीतिक जीवन को, 50 साल सक्रिय राजनीति में, जिसकी शुरुआत हुई एमएलए बारामती से और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इतने सारे इनोवेटिव स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया और फाइनेंस के ऊपर उनकी पकड़ थी। एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक ही विल बी द बिगेस्ट लॉस टू महाराष्ट्र। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।